नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ यूपीएससी आईईएस की परीक्षा 10वीं रैंक से हासिल करने वाले शिवांशु द्विवेदी जी से। शिवांशु जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद थी कि आप 10वीं रैंक हासिल कर पाएँगे? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। जी। तो ऐसा क्यों लग रहा था, चूँकि आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, ऐसा कुछ खास कारण? इसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि ये मेरा 6वाँ अटेम्प्ट था और हुँ, ऑलरेडी मैं 5 बार सक्सेसफुल नहीं हुआ था। हुँ, हुँ, 4 इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। हुँ, तो हुँ। हर बार मुझे यही लगता था कि इस बार भी लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो मैंने तो अगले साल के एग्ज़ाम का फॉर्म भी भर रखा है। जी। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? मैंने 3 स्कूलों से अपनी पूरी पढ़ाई 12वीं तक की है। 8वीं तक मैं न्यू कॉन्वेंट स्कूल अजगराहा में था। 9वीं 10वीं मैंने मार्तन क्रमांक 1 एक्सीलेंस रीवा से किया और 11वीं 12वीं मैंने बाल भारती स्कूल सिरमौर चौराहा रीवा से की। जी। इसके बाद आप इंजीनियरिंग फ़ील्ड में गए, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैकेनिकल ब्रांच में। तो आईएएस और ये आईईएस सॉरी, मतलब ये यूपीएससी दोनों अलग-अलग फ़ील्ड हैं, में इंजीनियरिंग और आईएएस। आप कैसे फिर उसमें गए? देखिए, मेरा एक प्यार था मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेके, हुँ, तो हुँ। मैं हमेशा से चाहता था कि चाहे मैं जो भी करूँ अपनी जो ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसे नहीं छोड़ूँ। बचपन से ही मुझे काफ़ी रुझान था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तहत और मेरे कॉलेज में एक बार जो इंडस वाटर कमिश्नर हैं, श्री प्रदीप सर, वो आए हुए थे। तो उन्होंने उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आप टेक्नो मैनेजरल जॉब है, जिसमें आप टेक्निकल फ़ील्ड के साथ-साथ मैनेजर वाली पोज़ीशन भी रोल प्ले कर सकते हैं। तब मुझे लगा और क्योंकि मेरे बड़े भैया आईआईटी बीएचयू से हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपोज़र था, उन्हें काफ़ी एग्ज़ाम की जानकारी थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया और इस डायरेक्शन में जाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। जैसे कि आपके बड़े भाई शुभांशु जी आईआईटी पास आउट हैं और वो आज सरकारी जॉब में आईएएस शायद उन्होंने निकाला है। तो आप प्रेरणा किसे मानते हैं अपने इसके लिए? देखिए, बड़े भैया का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है आज मैं जिस भी जगह पे हूँ, क्योंकि अभी से नहीं बचपन से ही जैसे 8वीं में उन्होंने ही इंसिस्ट किया था कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढूँ और 9th-10th करने के बाद 11th में उन्होंने ही कहा था कि मैं सीबीएसई स्कूल से पढ़ाई करूँ और फिर कॉलेज के दौरान भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच और जबलपुर कॉलेज चूज़ करने का भी डिसीज़न उन्हीं का था और फिर आईईएस के लिए मेरा कॉलेज के दौरान एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी में 6 लाख के पैकेज पे जॉब लग गई थी। मैं ज्वाइन ही करने वाला था बट बड़े भैया ने फिर इंसिस्ट किया कि नहीं तुम आईएएस के लिए प्रिपेयर करो। तो करियर के हर पड़ाव पे जब भी मेरे मन में एक डिलेमा होता था कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, तब मेरे बड़े भाई ने मेरा साथ दिया और मुझे सही निर्णय लेने के लिए हमेशा मोटिवेट किया। आपने यूपीएससी आईएएस निकाला है, इसके पहले आप 5 अटेम्प्ट और दे चुके हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा अनुभव? देखिए, शुरुआत में जब मैंने 2017-18 में पहला अटेम्प्ट दिया तो मैंने इंटरव्यू दिया था। तब मैं काफ़ी आश्वस्त था कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगा। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मेरे मन में ये चीज़ आ गया कि भाई देते रहना है, देखते हैं कब तक नहीं होगा। तो 2019 में भी मैंने इंटरव्यू तक पहुँचा। 2020 में क्योंकि रेलवे की वैकेंसीज़ विथड्रॉ हो गई थी, तो उस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। उसके बाद 2021 में मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो जॉब के साथ टाइम निकाल पाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है और क्योंकि मैं रेलवेज़ में था, तो वहाँ टाइम की काफ़ी कमी रहती है। फिर 2021 वाले अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाया था और 2022 और 23 में लगातार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और 2023 के अटेम्प्ट को मैंने कन्वर्ट कर लिया और फाइनली मुझे 10वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया मेरा। आपने जब इंजीनियरिंग की, उसके लिए आप आईआईटी करना चाहते थे, आपने कोटा से तैयारी की, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा क्या रहा? इसमें भी मेरे बड़े भैया का काफ़ी योगदान है क्योंकि उन्होंने 12वीं और 12वीं के बाद एक साल आईआईटी की तैयारी की और उनकी 2601 रैंक आई थी, जिसके कारण उन्हें आईआईटी बीएचयू से पढ़ने का मौका मिला। तो उन्होंने हमेशा से कहा था कि अगर आईआईटी से पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसीलिए उन्हीं के कहने के अनुसार और उन्हीं के चले हुए कदमों का पीछा करते हुए मैं भी 12वीं के बाद 1 साल कोटा में रह के मैंने तैयारी की। मेरी 14,000 रैंक आई थी लेकिन उस वक़्त आईआईटीज़ में इतनी सीट नहीं होती थी कि मुझे कोई कॉलेज मिल पाए। उसके बाद मुझे एमपीपीटी के थ्रू जेईसी जबलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली थी और फिर भैया के कहने के अनुसार ही मैंने काफ़ी मन लगा के पढ़ाई की और उसी का परिणाम है कि मैं जब पास आउट हुआ तो मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया। आप यूपीएससी आपने आपने क्रैक किया है, आप एमपीपीएससी में भी जा सकते थे, आप यूपीएससी गए, एमपीपीएससी आपने नहीं सोचा था कुछ? जी, जैसे ए मैंने पहले भी बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो मेरा प्यार है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। तो मैं हमेशा से चाहता था कि चाहे जो भी जॉब हो, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्क लगातार हो।
तो मैंने वो सोचा था। हालाँकि अब रिज़ल्ट आने के बाद और सब लोगों से बात करने के बाद मुझे भी लग रहा है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज़ की तरफ जाऊँगा तो हो सकता है जो भी मेरे पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं उसमें मुझे सफलता मिल जाए। क्योंकि ये एग्ज़ाम भी यही चीज़ माँगता है, लगन और दृढ़ निश्चय। और अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं ज़रूर इस एग्ज़ाम में भी सफलता अर्जित करूँगा। आप रेलवे की जॉब में थे और ये तैयारी भी कर रहे थे, तो फिर कैसे टाइम कैसे मैनेज करते थे? देखिए, टाइम मैनेज कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कितने घंटे की पढ़ाई किया करते थे या क्या पढ़ाई रूटीन रहता था? तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं 4 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई करता था। मुझे अगर किसी दिन मौका मिलता था तो मैं 4 से 5 घंटे भी पढ़ाई कर लेता था और अगर मौका नहीं मिल पाता क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग था, तो अगर 10 मिनट की भी पढ़ाई होती थी, वो भी मैं बहुत मानता था। और मेरा एक नियम था, हमेशा से रहा है सन 2010 से, जब मैं 10वीं की पढ़ाई कर रहा था, कि मैं जो भी समय पढ़ाई में डिवोट करता हूँ, उसे मैं एक डायरी में लिख लेता हूँ और शाम को सोने के पहले उसे मैं कैलकुलेट करता हूँ कि आज मैंने कितने घंटे या कितने मिनट पढ़ाई की। और मेरे अगले दिन का ये लक्ष्य रहता है कि मुझे अपने पुराने लक्ष्य को आगे करके मतलब सरपास करना है और उससे ज़्यादा पढ़ाई करनी है। जब आप जॉब नहीं करते थे, आप केवल तैयारी करने के लिए गए थे, दिल्ली कोचिंग कर रहे थे, तब आप कितने घंटे पढ़ाई करते? तब क्या रूटीन था आपका? क्योंकि कोचिंग काफ़ी एग्जॉस्टिव हो जाती है, कोचिंग ही 6 से 7 घंटे की होती है और क्योंकि दिल्ली में मैं कोचिंग से और रहने के स्थान में काफ़ी दूरी थी, तो मेट्रो से ट्रैवल में ही मुझे डेढ़ से 2 घंटे लग जाते थे। तो वहाँ केवल 6 से 7 घंटे वीकेंड्स में जब क्लासेस नहीं होती थी और नॉर्मल डेज़ में 3 से 4 घंटे की पढ़ाई हो पाती थी। आप प्री और मेंस के एग्ज़ाम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? जी। देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो 500 अंक का होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है, जनरल स्टडीज़ का, जो 200 अंकों का होता है। पेपर 2 जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे मेरी ब्रांच मैकेनिकल थी, उससे रिलेटेड होता है। मेंस 300-300 नंबर के 2 पेपर होते हैं और इंटरव्यू 200 नंबर का होता है। और हर स्टेज के लिए हमें अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। जैसे प्रीलिम्स में एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो हमें पढ़ाई में ये एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। जो मेंस है उसमें सब्जेक्टिव होता है, तो जो हम कॉलेज के एग्जाम में जैसे लिखते हैं वैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें वैसे ही प्रिपेयर करनी पड़ती है। और इंटरव्यू जो होता है एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो हमें अपनी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट में काफ़ी देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, ये प्रतियोगी परीक्षा की जो बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चों को कई प्रयास के बाद भी नहीं हो पाता, लगे रहते हैं, हो नहीं पाता। तो आप क्या मानते हैं, विकल्प ज़रूरी है? देखिए, विकल्प तो प्लान भी अगर हो तो अच्छा रहता है, एक मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है और अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रहा था रेलवे ज्वाइन करने के पहले, तभी मैं कोचिंग्स में पढ़ाया करता था क्योंकि मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना था और उससे मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो और रिवाइज होते हैं। तो प्लान भी हमेशा अच्छा होता है, बट अगर आप फैमिली के तौर पे काफ़ी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो बिना प्लान बी के भी सफलता अर्जित की जा सकती है, लगातार असफल होने के बावजूद। अच्छा, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस हो, एमपीपीएससी हो या कोई और अन्य अन्य एग्ज़ाम हो, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आजकल के समय में क्योंकि सीट्स इतनी कम हो रही हैं, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर आपका सिलेक्शन 1-2 प्रयास से नहीं हो तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार लगे रहना है और ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। एक कहानी मुझे याद आ रही है जो हमने बचपन में पढ़ी थी, कि एक राजा था जो अपना सब कुछ हार गया था और एक सुरंग में जाके बैठ गया था। वो देख रहा था कि एक मकड़ी है जो ऊपर बार-बार चढ़ना चाह रही है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रही थी और 99 बार असफल होने के बाद 100वीं बार उसे सफलता मिलती है और फिर राजा उससे प्रेरणा लेके दोबारा जगता है और फिर पूरे साम्राज्य को विजय प्राप्त कर लेता है। तो हमारा जीवन है वो भी इसी प्रकार से है। हमें बार-बार अपनी असफलताओं से डरना नहीं है, हमें असफलताओं से कुछ सीख लेनी है और उस सीख से ही हमारे सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। क्या कोचिंग को ज़रूरी मानते हैं? देखिए, मैंने कोचिंग की है, तो मुझे तो लगता है कोचिंग ज़रूरी भी है। बट अगर आजकल के समय में क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी कोचिंग यूनिवर्सिटीज़ जो फ्री में या फिर बहुत ही कम दाम में कंटेंट अवेलेबल करवाती हैं, तो अगर बच्चे चाहें तो बिना कोचिंग जॉइन किए बिना भी सोशल मीडिया का सदुपयोग करके सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तैयारी करते हुए कई बार क्या है, दिमाग भटकने लगता है, कहीं दोस्तों को देखकर वो घूमते हैं या ऐश करते हैं, जो भी मान लीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि दिमाग हमारा ना भटके, केवल पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट रहे, क्या करना देखिए चाहिए? देखिए ये मेरे साथ भी होता था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं अपने फ़ेसबुक में
इंस्टाग्राम में देखा करता था कि मेरे दोस्त कैसे जीवन जी रहे हैं। तो मैं हतोत्साहित होने की जगह मुझे प्रेरणा आती थी, अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आता था कि मैं भी एक दिन इसी तरह सफलता अर्जित करूँगा और उनकी तरह या उनसे भी अच्छी लाइफ व्यतीत करूँगा। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे आपका आईएएस तो निकल गया, अब आप क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में? देखिए, अभी तो प्राइमरी मेरा फ़ोकस है इस जो सर्विस, जो मिनिस्ट्री मुझे अलॉट होगी वहाँ जॉइन करना। और अभी मैं सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम के लिए भी सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि आप में इतनी लगन है, अगर आप इस एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे तो और अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर सफलता मिलेगी। अच्छा, जैसे जो बच्चे तैयारी करते हैं और उनका नहीं हो पाता, आपने बताया कि प्लान बी होना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी कारण से लोगों के पास प्लान बी नहीं है, तो फिर वो क्या करें? देखिए, तो फिर मुझे एक और कहानी याद आती है। संदीप माहेश्वरी काफ़ी फ़ेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बिल्कुल। उन्होंने एक एनालॉजी बताई थी क्रिकेट वाली कि हुँ, आप ऐसे समझिए, जीवन है एक क्रिकेट का मैदान है, जिसमें पीछे स्टंप नहीं है और हुँ। बॉल पे बॉल आती जानी है। बस आपको क्रीज नहीं छोड़नी है, आपको बल्ला घुमाना है, लग गया तो ठीक है। पीछे आप आउट होने का कोई सीन नहीं है, बस आप खेलते रहिए। जिस दिन बॉल आपके बैट पे लग गई और जिस दिन सिक्स लग गया, तो पुरानी सारी छूटी हुई बॉल कोई नहीं ध्यान रखेगा, केवल आपको सफलता से ध्यान किया जाएगा। भाषा का क्या फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम में? देखिए, भाषा महत्वपूर्ण है, बट ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही असफल होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी असफल होते हैं। तो हमें हिंदी इंग्लिश का उतना ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये है कि धारा प्रवाह भाषा काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। तो अगर आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी भी भाषा में हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन अगर अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे तो थोड़ी सी देर सफलता मिलने में थोड़ी देर हो सकती है। ये यूपीएससी निकालने का आपका उद्देश्य क्या है? आपको पैकेज तो अच्छा उसमें प्राइवेट जॉब में ही मिल रहा था, आरआरबी में भी थे आप, तो उद्देश्य क्या है आईएएस निकालने का? देखिए, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ हर वक्त किसी न किसी मोड़ पे सरकारी सेवाओं की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जब मैं अपने आसपास सरकारी अधिकारियों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये आम जन की सेवा कर रहे हैं, मुझे भी इसका मौका मिलना चाहिए। प्राइवेट जॉब में हमें पैकेज तो काफ़ी अच्छा है, लाख डेढ़ लाख रुपए महीने मिलते हैं, अगर और अच्छी कंपनी हो तो करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है। लेकिन जो आम जन है, गरीब आदमी है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, हम उनकी आर्थिक मदद के अलावा और किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज मुझे ये माध्यम प्रदान करेगा कि जो वास्तविक में जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी मैं शारीरिक तंत्र में काम रहते हुए उनकी मदद कर सकूँ। जी, मार्केट में जैसे बहुत सी किताबें हैं, लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन कई चीज़ को बहुत सी किताबें क्या है उपयोगी भी होती हैं, बहुत फ़ायदा नहीं पहुँचाती, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, किताबें अच्छा माध्यम होती हैं पढ़ाई का, और हमें क्या हो, क्योंकि इतना से ज़्यादा मटेरियल कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में और हमारे पास टाइम उतना कम है, हर किताब में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। तो बिल्कुल। हमें थोड़ी सेलेक्टिव स्टडीज़ करनी चाहिए और पूरी किताब ना पढ़ के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल उन्हें पढ़ें, या जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं उन्हें पढ़ें। उससे हम स्मार्ट स्टडी करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कितने साल की तैयारी आप आईएएस निकालने के लिए सही मानते हैं? आपका क्या अनुभव क्या कहता है देखिए, कितने साल? क्योंकि मेरा पहले प्रयास में नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे तो काफ़ी समय लग गया। बट कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने पहले प्रयास में सफलता अर्जित कर सकते हैं। और इस बार भी कई मैंने अभी ही सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि 21 साल कुछ दिन का लड़का आईएएस बना है। तो पहले प्रयास में भी निकाला जा सकता है, बशर्ते आपकी पढ़ाई अच्छी हो। और अगर नहीं भी है तो जैसे मुझे छठवें प्रयास में मिला, तो ये भी बुरा नहीं है, जी, क्योंकि जीवन बिल्कुल, में एक ही बार सरकारी अफ़सर बनना है, बिल्कुल। और वो किसी भी उम्र के पड़ाव में हो। बस आप जिस उद्देश्य से लेके आपने ये सफलता अर्जित की है, बस उसका हमेशा मान बनाए रखना है। अच्छा, जैसे क्या 11वीं 12वीं या कॉलेज के प्रथम वर्ष से ही अगर इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए, एक उद्देश्य बनाकर के हमको निकालना है, तो क्या मानते हैं जल्दी सफलता मिल सकती है? जी, बिल्कुल, अगर आदमी जागरूक हो और उसके परिवार में ऐसे लोग हों जो सही सजेशन दे सकें, तो जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे, उतना जल्दी आपको सफलता मिल सकती है। तो बहुत ही सही कहा आपने कि हम जितना जल्दी चलना शुरू करेंगे, उतना जल्दी हमें मंज़िल मिलेगी। आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आजकल के युवा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो सोशल मीडिया मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से बंद कर दीजिए। मैं फ़ेसबुक में हूँ, ट्विटर में हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, हर जगह हूँ। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि मैं अगर आधा घंटा भी दे रहा हूँ, तो कम से कम मुझे 10 मिनट वो जानकारी मिले जो मेरे एग्ज़ाम के लिए मददगार हो, या फिर मुझे उस उन फ़ोटोज़ को देखूँ या उन वीडियोज़ को देखूँ, जिससे मुझे अंदर से प्रेरणा मिले और लगन के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैं अपने
लक्ष्य की ओर और ध्यान एकाग्रित कर सकूं। आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, आपका पिछले 5 अटेम्प्ट निकला भी नहीं, तो ऐसे में आपके माता-पिता या पेरेंट्स परिचितों का क्या आपके प्रति रवैया रहा? जी, पिताजी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि क्यों नहीं हो रहा है तो क्या होगा? ऐसा वो हमेशा बोल रहे थे बस लगे रहो, हो जाएगा। और माताजी के बारे में एक चीज़ है कि जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था तब मुझे कहीं से पता चला था कि गोल्ड मेडल मिलता है। तब मैंने उनको कहा था कि मम्मी एक दिन मुझे गोल्ड मेडल ज़रूर मिलेगा, मैं लेके आऊँगा। और दूसरी चीज़ मैंने ये कहा थी जब मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज़ एग्ज़ाम के बारे में पता चला था, तो मैं मम्मी से हमेशा कहता था कि मुझे आईएएस बन जाऊँगा मम्मी। तो बस वो 2 प्रोमिसेस को पूरा करने में मैं लगा रहा। कॉलेज के बाद तो मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, लेकिन जो दूसरा वादा था वो अब जाके पूरा हुआ है। मतलब आप काफ़ी मोरल सपोर्ट आपको घर से मिला। जी, बिल्कुल, क्योंकि इतनी लंबी तैयारी में हमेशा हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि मेंटली हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहें। और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार इतनी बार प्रयास करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मैं अपने घर में बात किया कर लिया करता था, मम्मी-पापा से बात कर लिया करता था। और उनसे बात बस करने से मुझे अंदर से इतनी ताकत आती थी कि नहीं मुझे और पढ़ाई करनी है और जो मैंने सपने देखे हैं और अपने मम्मी-पापा को दिखाया है, उन्हें एक ना एक दिन साकार ज़रूर करना है। और आखिरकार आपने अपने माँ को दिया हुए दोनों प्रॉमिस पूरे कर लिए। जी, जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।